मछुआरे की किस्मत। ये कहानी है रमेश की। रमेश अपनी पत्नी शीतल के साथ रहा करता था। दरअसल रमेश एक मछुआरा था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। ऐसे ही एक दोपहर रमेश मछली पकड़ने नदी के किनारे जाता है। तभी रमेश का दोस्त मनोज उससे बोलता है, अरे रमेश, तू यहाँ, वो भी दोपहर के समय? तू तो शाम के वक्त आता था, फिर इस समय तू यहाँ पर आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मनोज, आज मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि अब मेरी बीवी को 7वां महीना लग गया और अब मुझे ज्यादा से ज्यादा उसके पास समय बिताना होगा, खासकर शाम का। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसीलिए सोचा कि क्यों ना दोपहर में मछली पकड़कर मार्केट में बेच कर आ जाऊँ और शाम के वक्त अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊं। इससे उसको भी अच्छा लगेगा और उसका मन भी लगा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जितना मैं अपनी पत्नी को खुश रखूंगा उतना ही मेरा आने वाला बच्चा स्वस्थ होगा। देख भाई, मैं जानता हूँ कि तेरे और तेरी पत्नी को अभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर तेरी पत्नी को 7वां महीना लग गया तो तू अपनी माँ को बुला ले, क्योंकि इस समय गर्भवती महिलाओं के पास किसी न किसी का होना बहुत जरूरी होता है। तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है मनोज, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं अपनी माया बहन को नहीं बुला सकता, क्योंकि उन लोगों ने मुझे न सिर्फ घर बल्कि हर चीज से बेदखल कर दिया है। और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ मछलियाँ पकड़कर अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे बेदखल सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैंने शीतल से प्यार किया और इससे शादी की। और शीतल के पिता एक मछुआरे थे। भाई मनोज, अगर तू बुरा ना माने तो जब तक मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, क्या तब तक तेरी पत्नी मेरी पत्नी के साथ मेरे घर में रह सकती है? मनोज रमेश का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए मनोज रमेश को मना नहीं कर पाता और वो उसे हाँ कर देता है। इस तरह दोनों दोस्त अब मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद जहाँ मनोज ने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी तो वहीं रमेश ने बहुत कम मछलियाँ पकड़ी थी और अब दोनों ही मार्केट में जाकर मछली बेचते हैं। रमेश की आज की कमाई सिर्फ 500 रुपए थी और उन 500 रुपए को देखकर रमेश खुद से कहता है, ये क्या, आज तो सिर्फ 500 रुपए की कमाई हुई। समझ नहीं आ रहा घर में राशन लेकर जाऊं या शीतल की दवाई। कोई बात नहीं, मछली मेरे पास है ही, मैं शीतल को कह दूंगा कि आज वो मछली चावल बना ले। कुछ देर बाद रमेश अपनी पत्नी की दवाइयाँ लेकर अपने घर पहुँच जाता है। अरे शीतल, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने मना किया था ना कि अभी चूल्हे के पास मत जाना। डॉक्टर ने बोला है कि धुएं से तुम्हें और बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो क्या करती, आप थके हारे काम से आओगे तो क्या भूखे पेट सोगे? और आज वैसे भी घर में सिर्फ चावल पड़े थे। देखो, आज मैं ये मछलियाँ लाया हूँ। आज कमाई बस 500 की हुई थी, तो मैंने सोचा कि बाहर से राशन लेने से अच्छा है कि आज हम यही मछली चावल खा लें और बाकी के पैसे तुम्हारी दवाई के लिए बचा लूं। आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मनोज भाई ने क्या कहा? उसकी पत्नी आने वाली है क्या? हाँ, मनोज मान गया। कल से उसकी पत्नी तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बिताएगी। मुझे बस यही डर रहता था कि मैं दोपहर में काम पर जाऊँ और पीछे से तुम्हें कोई तकलीफ हो गई तो कौन संभालेगा, पर अब दिल को थोड़ी शांति है। इस तरह दोनों बातें करते हुए अब मछली चावल खा लेते हैं और सो जाते हैं। पर रमेश पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे रह रहकर अपने माँ और भाई की याद आ रही थी, जिन्होंने उसे एक झटके में पराया कर दिया था। सुबह होते ही रमेश फिर से नदी की तरफ निकल गया। आज उसके मन ने कुछ अलग करने की ठान ली थी। क्या बात है रमेश, आज तो तू सूरज निकलने से पहले ही जाल लेकर खड़ा है। इतनी क्या जल्दी है भाई? मनोज भाई, रात भर सो नहीं पाया। वो 500 का नोट मुझे चिढ़ा रहा था। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं ऐसी पुरानी जगह पर जाल फेंकता रहूंगा तो मुझे वही छोटी मछलियां मिलेंगी। आज मैं उस पार जाऊंगा, काली चट्टान के पास। अरे पागल हो गया क्या? काली चट्टान के पास पानी का बहाव बहुत तेज है, वहाँ कई नावें पलट चुकी हैं। तू अपनी हालत देख, तेरी बीवी का 7वां महीना है। अगर तुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर गुजरूं। मुझे पता है वहाँ बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, बस दुआ करना कि आज जाल सही जगह गिरे। रमेश अब अपनी छोटी सी नाव लेकर काली चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। पानी की लहरें उसकी नाव से टकरा रही थी। तभी अचानक मौसम बदलने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। नहीं, आज नहीं है। हे भगवान, आज रास्ता मत रोकना। आज मुझे खाली हाथ घर नहीं जाना। शीतल की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं और घर में कल के लिए दाना भी नहीं है। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल फेंका। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, बस नाव डगमगा रही थी। तभी अचानक जाल में एक ऐसा झटका लगा कि रमेश नाव के किनारे से चिपक गया। उसे लगा कि शायद किसी मगरमच्छ ने जाल पकड़ लिया है। ओह तेरी, ये क्या है? इतना भारी लग रहा है जैसे कोई पहाड़ फंस गया हो। रमेश ने अपनी जान लगा दी और तो और रमेश के हाथ अब जख्मी हो गए थे, क्योंकि जाल की रस्सी बहुत खुरदरी थी। जैसे उसने जाल को पानी के ऊपर खींचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में मछलियाँ तो थीं, लेकिन उनके बीच एक पुराना पीतल का घड़ा फंसा हुआ था। ये क्या भला है? इसमें मछलियाँ तो कम है, पर ये घड़ा कैसा? रमेश ने अब ढक्कन खोला। उसके अंदर कोई खजाना नहीं था,
बल्कि कुछ पुराने सिक्के और एक चमकता हुआ पत्थर था। रमेश को लगा कि ये कोई मामूली पत्थर है, पर वो पत्थर सूरज की हल्की रोशनी में भी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। जहाँ रमेश ये सब देख रहा था तो वहीं दूर से दौड़ता हुआ मनोज आता है और रमेश कहाँ मर गया था भाई? मैं तो डर गया था कि कहीं तू डूब तो नहीं गया। ये क्या लाया और ये घड़ा कैसा है? भाई आज मछलियाँ तो कम मिली पर ये घड़ा हाथ लगा है। देख इसमें कुछ पुराने सिक्के हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। अरे ये तो राजा महाराजाओं का समय का लग रहा है। चलो उस बड़े सेठ के पास चलते हैं जो पुरानी चीजें खरीदता है। इस तरह दोनों दोस्त अब सेठ के पास जाते हैं। कहाँ से मिला ये तुम्हें? वो साहब नदी में जाल में फंस गया था। क्या ये असली है? असली? भाई ये सिक्के तो कीमती है ही, लेकिन ये जो पत्थर है ना ये नीलम है और वो भी इतना साफ। तुम जानते भी हो इसकी कीमत क्या है? नहीं साहब, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरी पत्नी का इलाज हो जाए और घर में राशन आ जाए। देख भाई मैं बेईमानी नहीं करूंगा। ये सिक्के और ये पत्थर मिलाकर मैं तुम्हें अभी के अभी 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। अगर शहर जाओगे तो शायद 5 लाख मिल जाए, पर वहाँ खतरा बहुत है। बोलो मंजूर है? 3 लाख का नाम सुनते ही रमेश के पैर कांपने लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ 10,000 रुपए भी नहीं देखे थे। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। कुछ देर बाद रमेश वो 3 लाख रुपए लेकर घर आता है और खुशी से पागलों की तरह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। शीतल, शीतल देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये बैग कैसा है? ये देखो शीतल, अब तुम्हें चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब हमारा बच्चा किसी बड़े अस्पताल में पैदा होगा। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये सब कहाँ से आया? आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? नहीं पगली, ये मेरी मेहनत और उस काली चट्टान वाले बाबा का आशीर्वाद है। आज मेरी किस्मत बदल गई शीतल। इस तरह रमेश अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और अब अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही रमेश के भाई और माँ को पता चला कि रमेश लखपति बन गया है, वो दोनों तुरंत उसके टूटे घर पर पहुँच गए और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहते हैं, अरे मेरा बेटा रमेश, मैं तो रोज तेरे लिए दुआ मांगती थी। मुझे पता था कि तू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। चल बेटा, अब इस झोपड़ी में रहने की जरूरत, वापस घर चल। हाँ छोटे, देख माँ तेरे बिना कितनी उदास रहती थी। वो तो बस गुस्से में कह दिया था। आखिर खून तो एक ही है ना। खून? भाई साहब, जब शीतल को 7वां महीना लगा और घर में एक दाना नहीं था, तब ये खून कहाँ गया था? जब आपने मुझे सिर्फ इसीलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने एक मछुआरे की बेटी से शादी की, तब माँ की ममता कहाँ सो गई थी? बेटा वो तो बस माँ, अब और नाटक मत करो। आप लोग मेरे पास नहीं, इन रुपयों के पास आए हो। लेकिन याद रखना, ये रुपए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए हैं। मनोज भाई ने मेरा साथ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब मेरा परिवार वही है। रमेश ने अपने माँ और भाई को दरवाजे से ही विदा कर दिया। उसने उन पैसों से गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खुलवाया ताकि किसी और गर्भवती महिला को शहर न भागना पड़े। उसने मनोज को भी एक नई नाव और जाल खरीद कर दिया। कुछ महीने बाद, मुबारक हो रमेश भाई, बेटा हुआ है। बिल्कुल तुम पर गया है। नहीं मनोज भाई, ये मुझ पर नहीं, अपनी माँ की हिम्मत पर गया है। इसने पेट में रहते हुए बहुत गरीबी देखी है। अब मैं इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। रमेश अब भी मछली पकड़ता है, लेकिन अब वो मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से जाता है। उसकी किस्मत ने उसे सिखा दिया था कि समंदर जितना गहरा दुख देता है, वक्त आने पर उससे कहीं ज्यादा सुख भी देता है।